हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज यूपी पीजीटी इंग्लिश 2000 यूपी पीजीटी इंग्लिश लास्ट आवर प्रिपरेशन बैच और शुरू हो रहा है हमारा किस पर। ये स्टार्ट हो रहा है यूट्यूब पर। और आई नो कि सबसे पहले मैं एक चीज़ ये बताना चाहूँ कि मैंने जो है ये बैच इसलिए स्टार्ट करा है क्योंकि मेरे पास इसे पेड में स्टार्ट करने का टाइम नहीं है। ऑलरेडी क्लासेस चलती हैं, टाइम ही नहीं है। तो मैंने कहा यूट्यूब के पे का जो टाइम है, जो मैंने पहले यूं ही दे रखा था, खर्च कर रखा था, जिसका मुझे कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा था, तो मैंने कहा उसको यूटिलाइज कर लूँ। कम से कम यूपी वाले स्टूडेंट्स तो जो हैं वो कायदे से पढ़ लें और उसमें काम कर लें। तो ये है आपका, और ये कोशिश तो यही है मेरी कि भाई, क्योंकि अगर मुझे इस पे अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा तो ये बैच चलता रहेगा, और नहीं मिलेगा तो जैसे और चीज़ें बंद हो जाती हैं वो ये भी बंद हो जाएगा। सोचने वाली बात ये है, क्योंकि रिस्पॉन्स मिलना बहुत ज़रूरी होता है। ये आप लोगों को भी पता होगा कि कोई भी व्यक्ति कोई भी काम अगर करता है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक अच्छा फीडबैक उसको मिले, एक अच्छा सा उसको चीज़ें जो हैं उसके को, मतलब चाहे वो अच्छे सेंस में वायरल हो या बुरे सेंस में वायरल हो, मगर करता इंसान इसीलिए ही है कि हाँ भाई, जो उसने मेहनत करी है उसको लोग रिकॉग्नाइज करें। तो इसीलिए मैं ये, अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ भाई इससे हमें हेल्प मिल रही है, क्योंकि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि इससे आपको हेल्प मिले। और यहाँ पर पीजीटी 2026 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। मैंने जो इसका एक तरीका ये सोचा है वो यही है कि भाई इसमें आप लोगों को जो राइटर्स हैं पीजीटी के, जो पीजीटी स्पेसिफिक राइटर्स हैं वो लिया जाए, और पीजीटी स्पेसिफिक राइटर्स के बारे में शॉर्ट में नोट्स हों, उनके एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कराए जाएं, और इससे आप लोगों का लास्ट आवर प्रिपरेशन जो है। अब आपको लगता है कि भाई हमें इस चीज़ पे और काम करने की ज़रूरत है, तो यू कैन वर्क ऑन दैट। आपको पता चल जाएगा क्या क्या चीज़ें पढ़नी है और क्या क्या चीज़ें करनी है। तो चलिए, और अब मैं आपको एक और चीज़ ये बता दूं, कहाँ है ये रहा। देखिए जी, ये है मेरा पेड बैच। ये है यूपी टीजीटी के लिए। यूपी टीजीटी के लिए ये जो बैच है ये है, शुरू हुआ है 3 फरवरी से। विलियम शेक्सपियर जो है वो इसमें अभी तक मैं भी इसमें करवा रही हूँ विलियम शेक्सपियर जी को। और जो है ये वाला बैच जो है ये 3 फेब से स्टार्ट हुआ है, और इस बैच में ये 5:15 PM इसकी क्लासेस हैं, जो अब 5 बजे से चला करेंगी। 1-2 दिन बाद 5 PM से चलेंगी, और ये जो है लगभग 1 से 1.5 घंटे का क्लासेस जो हैं वो इसमें रहेंगी। तो आप लोग जो हैं, ये लास्ट आवर प्रिपरेशन है, इसमें जो है इसमें भी आपका सारे चारों राइटर्स और ग्रामर और लिटरेरी टर्म्स, सारी चीज़ें, पीडीएफ नोट्स कंप्रेस फॉर्म में सब कुछ जो है वो करवाया जाएगा, जो वो है मगर उनके लिए जिन्होंने पढ़ रखा है। अब कोई ये कहे कि भाई हमारी ग्रामर वीक है तो क्या इस बैच में कवर हो जाएगा। भाई वीक है तो पहले उसे मजबूत करो, ठीक है, फिर ये बैच आपके लिए नहीं है। फिर आप जहाँ से भी पढ़ रहे हो या 4 साल में आपने जो भी पढ़ा है पहले आप उसे मजबूत करो, क्योंकि ये तो जो चीज़ है ना कंप्रेस्ड फॉर्म में, ये आपको ये बताता है कि आपकी तैयारी में जो कमियां हैं उसे पूरी करता है। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, और हमारा आज का सेशन जो है वो स्टार्ट होता है। तो ये रहा आज का सेशन। तो पहले मैं आप लोगों को ये सेशन जो है, पहले क्वेश्चंस कराती हूँ। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लिखा है तो पहले क्वेश्चंस ही करा दूँ। उसके बाद जो है क्वेश्चंस कराने के बाद आप लोग, आप देख रहे होंगे कि इतने नोट्स भी हैं इसमें। तो पहले क्वेश्चंस करा देती हूँ, क्वेश्चंस कराने के बाद फिर उसके बाद जो है नोट्स करवाऊंगी। देखो, आप क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखने के बाद आप लोग जो है इसके आंसर्स देना। पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए। टिंटन एबे द पोएट्स मच्योर एटीट्यूड टू नेचर इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज मिस्टिकल, सेंसुअस, पॉलिटिकल, डेकोरेटिव एंड सिंबॉलिक। टिंटन एबे में जो पोएट ने 3 जो स्टेजेस बताई हैं, उसमें जो मेच्योर एटीट्यूड बताया है वो कैसा बताया है। एंड द आंसर इज, भाई 3 स्टेजेस है, अगर पहली स्टेज बताई जाती तो सेंस वो जो होता
तो तब वो जो था चाइल्ड लाइक प्लेजर होता। अगर सेकंड स्टेज होती तो सेंसुअस एंड इम्पल्सिव, सेंसुअस होता, इम्पल्सिव तो फर्स्ट वाली स्टेज में था। और थर्ड जब नेचर को एक डिवाइन स्पिरिट की तरह देखते हैं तो थर्ड स्टेज में नेचर जो है इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज मिस्टिकल एंड moral. That is A. The leech gatherer represents, लीच गेदरर जो है इंडिपेंडेंस एंड रेजोल्यूशन नाम की पोयम में लीच गेदरर जो है वो क्या दिखाता है? फेलियर, स्टोइक एंड्योरेंस, रिलीजियस डॉगमा या आर्टिस्टिक प्राइड? लीच गेदरर क्या चीज दिखाता है? लीच गेदरर दिखाता है स्टोइक एंड्योरेंस की चाहे वट एवर बी द सर्कमस्टांसेस, डू नॉट लूज फेथ ओवर योर सेल्फ, बी वॉट यू आर। किसी के कह देने भर से अपने ऊपर से विश्वास ना खत्म हो दो एंड वर्क थ्रू आउट योर लाइफ। ऐਵੇਂ थोड़ी ना कहा गया खाली घर जो है दिमाग शैतान का घर होता है। द ट्रेजेडी इन माइकल प्राइमरली रिजल्ट्स फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर, क्लास स्ट्रगल, अर्बन मॉरल डीके या वॉर। आप लोगों ने माइकल पोयम अगर पढ़ी है तो माइकल पोयम में विलियम वर्ड्सवर्थ ने दिखाया है कि 80 ईयर ओल्ड माइकल है और ये एक पेस्टोरल नैरेटिव पोयम है। इसमें उनकी जो पत्नी है और काफ़ी लेट उनके एक बच्चा होता है ल्यूक, और वो उनको छोड़ के चला जाता है। देन द डिजास्टर फेल अपॉन देम। तो अर्बन मॉरल डिके, जैसे ही इंसान नेचर से निकल कर नेचर से दूर हो जाता है तो उसका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। द सब टाइटल ऑफ द प्रिल्यूड एम्फेसाइजेस, सबसे पहले सोचो इस तरीके के क्वेश्चंस अगर आए तो आई एम नॉट द ओनली वन, मैं ये नहीं कह सकती हूँ औरों की तरह मैं ही हूँ वो टीचर जो सिर्फ ये क्वेश्चंस करा रही हूँ, मेरे अलावा पूरी दुनिया में किसी को ये नहीं आते। दीज आर द क्वेश्चन दैट आर इजीली अवेलेबल एवरीवेयर, बट द थिंग इज कि कैसे आपको इसे अपने दिमाग में बिठाना है और आप कैसे इन चीज़ों को अपने दिमाग में रख सकते हैं। द सब टाइटल ऑफ द प्रिल्यूड एम्फेसाइजेस, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है थिंक व्हाट इज द सब टाइटल ऑफ द प्रिल्यूड। प्रिल्यूड का सब टाइटल है द ग्रोथ ऑफ अ पोएट्स माइंड। तो इसे लिरिकल ऑटोबायोग्राफी भी कहा जाता है ना। और इसको जो है दैट इज ये एक लिरिकल बिल्डिंग्स रोमन जो है वो कहा जाता है। दिस इज अ पोएम ऑफ अ पोएट्स ग्रोथ ईयर्स। तो ये क्या है, ये एम्फेसाइज किस बात पे करता है? डेवलपमेंट ऑफ पोएटिक कॉन्शियसनेस, डेवलपमेंट ऑफ पोएटिक कॉन्शियसनेस, दैट इज डी। The fading celestial light in the Intimations Ode suggest, Ode on Intimations of Immortality में जो celestial light है वो क्या बताती है? Loss of childhood vision, religious disbelief, industrial change या scientific doubt। अब इसमें जो स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है ना वो दो चीज़ों में होती है कि ये ए है या बी है या डी है। भाई मेरे को लगता है वैसे ये, और होता क्या है ना, ये लास्ट आवर प्रिपरेशन इसीलिए रखा गया है इसका नाम क्योंकि लास्ट जब जो वो जो प्रेशर होता है ना स्टूडेंट्स को, जो एग्जाम हॉल में बैठ के उनको प्रेशर महसूस होता है, वो गलत चीज को भी जो है ना सही मार्क कर लेते हैं। आज एक ऐसा किस्सा हुआ क्लास में कि मैं पढ़ा रही थी और मैंने ऐसे ही स्टूडेंट से पूछा, लास्ट आवर बैच में ही मैंने पूछा ये बताओ कि बेयर जो है वो शेक्सपियर ने अपने कौन से प्ले में इंट्रोड्यूस करा। एक ही प्ले है जिसमें बेयर जो है वो आया। तो बता दिया मतलब नहीं, उन्हें याद नहीं था कि भाई कौन से प्ले में जो है वो बेयर है। तो मैंने जो है वो बताया, मैंने कहा इस वाले प्ले में है। तो कहते नहीं मैम एक प्ले और है जिसमें है। मैंने कहा नहीं, और तो किसी प्ले में नहीं है कि ये जो एग्जिट जो स्टेज एग्जिट है ये दिस इज द ओनली प्ले जिसमें जो है है। तो कहते नहीं मैम एक प्ले और है। मैंने कहा कौन सा है भाई? कह रहे वो मैम था ना ट्वेल्थ नाइट। मैंने कहा ट्वेल्थ नाइट में? मैंने ट्वेल्थ नाइट में कब था? कह रहे था ना मैडम ट्वेल्थ नाइट में भी बेर था। कह रहे वो जो बेर खा रहे थे। मैंने कहा देखो इन्होंने 3 प्लेस मिला दिए, ट्वेल्थ नाइट में नहीं था वो। पहली बात
बेयर खा नहीं रहे थे, वो एज यू लाइक इट में था कि जब लॉर्ड्स बैठ के जो हैं वो हिरन भून रहे थे तो बेयर को डियर से मिक्स कर दिया। ये होता है मतलब एक्चुअल प्रेशर होता है कि आप जो है एक्चुअल प्रेशर आपका। अब ये तो क्या है कि अभी तो ये क्लासेस जो हैं वो क्लास यहीं चल रही हैं, हमारे यहाँ पे पड़ोस में शादी है एक्चुअली, तो वहाँ पे शादी का बाजा बजने लगा है, तो मुझे अपने घर का दरवाज़ा बंद करना पड़ेगा अपने स्टूडियो का। तो 2 मिनट रुको, मैं ज़रा स्टूडियो का दरवाज़ा बंद कर दूँ। हाँ जी, तो मैंने बताया कि ये कन्फ्यूज़न होता है, ठीक है। अब आपके दिमाग में भी आ रहा होगा बेयर कौन से में है, तो विंटर्स टेल में, ठीक है, तो विंटर्स टेल में है। तो अब ये ऐसे कंफ्यूजन हो जाती है। तो इसी तरीके से अगर आप इसमें देखो द फेडिंग सेलेस्टियल नाइट इन द इंटीमेशंस ओड, तो इसमें क्या है, तो आप यहाँ पे ये देखिए, बेसिकली इसमें दिखाया है लॉस ऑफ चाइल्डहुड विजन, लॉस ऑफ चाइल्ड। अब हम एक एक करके इनको डिस्कस, जिन जिन का आंसर ये सही है बहुत बढ़िया बात है, नाचिए। वर्ड्सवर्थ पोएटिक थ्योरी रिजेक्ट्स, वर्ड्सवर्थ ने जो अपनी पोएटिक थ्योरी दी है किस में दी है, सोचो सोचो, इस तरीके से क्वेश्चन बनाओगे, दिस इज वी कॉल लास्ट आवर स्ट्रेटजी। वर्ड्सवर्थ ने अपनी पोएटिक थ्योरी दी है प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स में। क्या है उनकी पोएटिक थ्योरी, बताओ बताओ। उनकी पोएटिक थ्योरी है पोएट्री इज अ स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी, एंड पोएट इज अ मैन स्पीकिंग टू मैन, दैट इज simple language. The same theory was rejected by Coleridge in Biographia Literaria because he thought that we should not use rustic terms in poems or in the creation of our in the poems and other thing. Why? Because poetry is a medium of recreation, and we should not recreate with the rustic idioms and slangs. तो ये कॉलरेज का मानना था। कॉलरेज उनके साथ इस मामले में पोइटिक थ्योरी पे उनके साथ उनके विचार नहीं मिलते थे। तो वर्ड्सवर्थ ने अपनी पोइटिक थ्योरी में वो क्या रिजेक्ट करते हैं, एक्चुअली वो रिजेक्ट करते हैं आर्टिफिशियल डिक्शन। क्यों आर्टिफिशियल डिक्शन, अब क्यों 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 इसीलिए क्योंकि 18th सेंचुरी जो इससे रोमांटिक एज से जस्ट पहले की जो एज थी, दैट वाज नियो क्लासिकल एज। तो नियो क्लासिकल एज जो है दैट अदर टू रूल्स एंड रेगुलेशन। इवन विलियम वर्ड्सवर्थ ने भी जो शुरुआत में पोएम्स लिखी हैं, ही ट्राई, उन्होंने खुद ही कहा है कि मैं अर्ली वर्सेस आर टीम वर्सिफिकेशन ऑफ पोप, वो पोप से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, एंड ही ट्राई टू राइट हिज अर्ली पोएम्स इन heroic couplets, but he found that when you try to maintain rules and regulations a lot, then you lose the that flow, that natural thing, है ना, वो आर्टिफिशियलिटी आ जाती है। तो वो चीज़ जो है उन्होंने कहा, तो इसीलिए ही रिजेक्ट्स आर्टिफिशियल डिक्शन। ठीक है जी, अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिल्टन दाउ शुडस बी लिविंग एट दिस आर एक्सप्रेसेस कंसर्न फॉर, ये उन्होंने अपने मिल्टन को उन्होंने याद करते हुए कहा है कि मिल्टन आपको इस समय जो है वो जीवित होना चाहिए था। इंग्लैंड्स मोरालिटी, नेचर्स ब्यूटी, पोएटिक फॉर्म, चाइल्डहुड, उन्होंने कहा मिल्टन दाउ शुडस बी लिविंग एट दिस आर, क्योंकि इस समय लोग तुम्हें मिस कर रहे हैं, हमारे जैसे लोग। इंग्लैंड्स मोरालिटी, पीपल आर मिसिंग योर मोरालिटी, और इसीलिए यू शुड बी लिविंग एट दिस आवर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द म्यूजिक इन द सॉलिटरी रीपर इज पावरफुल बिकॉज, सॉलिटरी रीपर पोएम आप सभी ने पढ़ रखी होगी, और इसमें गेलिक लैंग्वेज में वो लड़की जो है वो गा रही है। तो वो क्या है कि वो उनको समझ में नहीं आ रही, मगर कह रहे हैं जो मेमोरीज में लेके जा रहा हूँ दैट विल रिमेन इन माई माइंड थ्रू आउट। और जो एक उन्होंने थ्योरी दी है ना, स्पॉट्स ऑफ टाइम, प्रिल्यूड में जो उनकी थ्योरी है, स्पॉट्स ऑफ टाइम की जो थ्योरी उन्होंने दी है, स्पॉट्स ऑफ टाइम, ये कहते हैं ना कि भाई ये कुछ मोमेंट्स होते हैं विच एपिफेनी मोमेंट भी जिसे कहा जाता है, यानी कि जिसे कहते हैं ना
ज्ञान के जो वो होते हैं ना, एनलाइटनमेंट के जो थे, एपिफेनी मोमेंट, एकदम से किसी चीज का जो है परम ज्ञान प्राप्त होना। तो स्पॉट्स ऑफ टाइम प्रिल्यूड में उन्होंने दिया है, तो वो कहते हैं द म्यूजिक इन द सॉलिटरी रीपर इज पावरफुल बिकॉज इट ट्रांसेंड्स लिंग्विस्टिक अंडरस्टैंडिंग। भले ही उन्हें वो भाषा समझ में आ रही हो या ना आ रही हो, लेकिन म्यूजिक की अपनी भाषा होती है। वर्ड्सवर्थ लेटर लाइफ रिफ्लेक्ट्स अ मूवमेंट टूवर्ड रेडिकल रेवोल्यूशन, अर्बन सेटायर, कंजर्वेटिव थॉट या रोमांटिक रिबेलियन। तो पहले मैं आपको ये कह दूं, वर्ड्सवर्थ जो है उनको आपको पता होगा कि उनको जो है शैले ने मॉरल यनक कहा था। क्यों कहा था? क्यों क्यों क्यों? और मैं फिर कह रही हूँ, आई एम नॉट द ओनली टीचर जो कहूँ जाओ पूछ के आओ उससे कि जाओ बताओ जो है कि ये मॉरल यनक तुम्हें कोई नहीं बता पाएगा क्यों कहता। अरे भाई बहुत आसान चीज़ है, जिस जो 4 साल से पढ़ रहे हैं ना उन्हें सब चीज़ है। और एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ, कहते हैं ना देखो मेहनत तो जो है ना सब करते हैं, सब गधे से ज़्यादा मेहनती कोई नहीं हो सकता, लेकिन कोई अपने आप को गधे से कंपेयर नहीं करवाना चाहता। वाह 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 तुम कितने मेहनती हो, गधे की तरह। क्यों? क्योंकि मेहनत हमेशा सही दिशा में करनी चाहिए। अगर आप लोग जो चीज आपके काम की है उसे छोड़ के आलतू फालतू पढ़ रहे हो तो उसका कोई फायदा नहीं है। इतने समय में 4 साल से पढ़ते पढ़ते ये हमें भी पता चल जाता है और आपको भी पता चल जाता है, अगर हमें जो पढ़ना है ना, हमें वो चीज पढ़नी है जो एग्जाम सेंटर्ड है। अब ये वो समय नहीं है कि हम दुनिया भर की चीजें, चाहे नेट की चीजें हो, इसकी हो उसकी हो, वो सब उठाकर इसमें डाल दें। पीजी लेवल का पढ़ना है, मगर अदर देन दैट नहीं पढ़ना है कि आलतू फालतू राइटर्स भी पढ़ लें, ये भी पढ़ लें, वो भी पढ़ लें ना। दिमाग में क्लटर भरने का समय नहीं है, अब नहीं है, और वो कभी भी नहीं भरना चाहिए। जिंदगी पढ़िए, अच्छी किताबें पढ़िए, क्लटर भरने का समय ना भी है और पहले तो था ही नहीं। तो वर्ड्सवर्थ लेटर लाइफ रिफ्लेक्ट्स अ मूवमेंट, ये मॉरल यनक कहा है। किसने कहा है? शैले ने कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि वर्ड्सवर्थ ने अपने पॉलिटिकल विचार चेंज कर लिए थे। ही बिकेम अ टोरी। तो कंजर्वेटिव थॉट्स की वजह से वो टोरी बन गए थे। कंजर्वेटिव थॉट्स की वजह से उनको जो है वो मूवमेंट जो है इसीलिए उन्हें मॉरल, और जब उनको लॉस्ट लीडर की उपाधि दी गई थी ब्राउनिंग के द्वारा, तो वो इसीलिए दी गई थी बिकॉज ही एक्सेप्टेड पोएट लॉरियटशिप। और तो लॉस्ट लीडर क्यों कहा? क्योंकि भाई अगर आप सरकार के लिए लिख रहे हो, अगर आप सरकार के लिए काम कर रहे हो, मतलब तब जो मनाक थे उनके लिए, तो ऑब्वियसली यू हैव टू राइट व्हाट द किंग वांट्स, व्हाट द अथॉरिटी वांट्स। आप अपने हिसाब से नहीं लिख सकते हो। दैट इज व्हाई ही वाज कॉल्ड द लॉस्ट लीडर। इन ओड टू ड्यूटी, ड्यूटी इज पोर्ट्रेड एज, बड़ी अच्छी पोएम है इनकी ये। ओड टू ड्यूटी में हार्श येट गाइडिंग, इमोशनल एंड फ्री, डेकोरेटिव मेटाफर, पॉलिटिकल। अब ओड टू ड्यूटी है, ड्यूटी उसमें बताई गई है हार्श एंड गाइडिंग। बात यह है कि जब भी किसी को कर्तव्य पालन के लिए कहा जाता है, कोई काम करने के लिए, तो बात शुरुआत में वो चीज बहुत हार्श लगती है, बट वेन यू आर ट्रेन टू डू सो दैट बिकम्स योर गाइडिंग लाइट। The central theme common to the prelude and the ode on intimations of immortality ode is, बताओ भाई, इन दोनों में जो सेंट्रल थीम है वो कॉमन है, ग्रोथ ऑफ कॉन्शियसनेस, ग्रोथ ऑफ कॉन्शियसनेस। द पेस्टोरल सेटिंग इन माइकल री इनफोर्सेस। क्वेश्चन देखिए और फिर इसका जवाब दीजिए। सोशल करप्शन, अर्बन लग्जरी, मॉरल सिंप्लिसिटी, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म। पेस्टोरल सेटिंग जो है वो दिखाया है, दैट इज मॉरल सिंप्लिसिटी। द मोर यू आर नियर टू नेचर, द मोर सिंपल यू आर। But the moment you lose contact with nature, you lose that simplicity. As simple as that. Wordsworth refers to Chatterton and Burns to illustrate. पहले ये आप याद करो कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने चैटरटन और बर्न्स को कौन सी पोएम में याद कराया? बताओ बताओ। द लीच कैथेड्रल, रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस। तो उसमें वो जो है वो बताते हैं दैट इज
पोएटिक डिस्पेयर, कहता है कि वी पोएट्स बिगिन इन, एक लाइन है ना इसकी बहुत ही फेमस, क्या है, लेट मी, एक मिनट में जरा लीज कह रहा कि वो लाइन आपको बताती हूँ, मुझे याद अभी इस समय आ नहीं रही है, जबकि मुझे पढ़ लेना चाहिए, क्या भूल जाती हूँ। इसमें भी नहीं दिखा रखी। हाँ ये रही, मिल गई। स्टेंजा 4 to 7 में है ये कि वी पोएट्स इन आर यूथ बिगिन इन ग्लैडनेस बट देयर ऑफ कम इन द एंड डेस्पोंडेंसी एंड मैडनेस, कि शुरुआत तो बड़ी अच्छी करते हैं मगर फिर बावले हो जाते हैं। तो पोएटिक डिस्पेयर जो है वो बताया है उन्होंने, पोएटिक डिस्पेयर। And now the next question is, memory in Wordsworth poetry acts as लॉजिकल प्रूफ, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट, इमोशनल ऑर्नामेंट। भाई स्पॉट्स ऑफ टाइम का कॉन्सेप्ट दिया है, तो क्या है इमोशनल ऑर्नामेंट, स्पॉट्स ऑफ टाइम याद रखना, स्पॉट्स ऑफ टाइम, तो ये है आपका इमोशनल ऑर्नामेंट। और आज का जो है लास्ट क्वेश्चन ये है, उसके बाद मैं पॉइंट्स बताऊंगी। द मूवमेंट इन टिंटन एबे इज फ्रॉम, मूवमेंट टिंटन एबे में उन्होंने अपने नेचर के प्रति प्रेम के 3 स्टेजेस दिखाए हैं, चाइल्डहुड, और उसके बाद अडोलसेंस, और फिर जो है मैच्योरिटी। तीनों में नेचर को उन्होंने अलग अलग तरीके से ऑब्जर्व किया, तो वहां से सेंसरी प्लेजर से स्पिरिचुअल इंसाइट तक। तो ये तो हुआ भाई, मैंने यहाँ पर ये 15 क्वेश्चंस कराए। हालांकि मैंने सोचा था कि पता नहीं आज करा पाऊंगी, लेकिन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लिख दिया था तो करवाना था। अब मैं क्या कराऊंगी, लेट मी टेल यू। अब क्या है कि लास्ट आवर प्रैक्टिस बैच है, तो सिर्फ क्वेश्चन से तो काम नहीं चलेगा। दिस इज द सेम थिंग, यही चीज मैं जो करवा रही हूँ अपने पेड बैच में, जो मेरा 1200 वाला पेड बैच यूपी टीजीटी के लिए चलाया मैंने लास्ट आवर, उसमें ऑब्वियसली इससे डिटेल्ड नोट्स हैं। अब कल 10th सेशन रहेगा विलियम शेक्सपियर का, और वो ख़त्म जो है उसमें हो जाएगा। उसमें हमने सारी चीज़ें कवर करी हैं, हिस्ट्री और मतलब हिस्ट्री तो कल कवर होगी, हिस्ट्री है और पोएम्स एंड सोनेट्स, वैसे ट्रेजेडीज, कॉमेडीज, ट्रेजी कॉमेडीज, प्रॉब्लम प्लेस, शेक्सपियर के बहुत सारी चीज़ें हमने उसमें कवर करी हैं। 300 से ज़्यादा उसमें मैंने क्वेश्चंस जो हैं वो स्टूडेंट्स को करवाए हैं, तो मतलब करवा रही हूँ लगभग अभी 100 के अराउंड क्वेश्चंस मैं करा चुकी हूँ उन्हें इन्हीं दिनों में और इसी सेशन में, और अब मैं जो है वो लगभग 300 क्वेश्चंस और उसमें कराऊंगी। तो बताने का मतलब ये है कि जब तक आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो तो उसके शॉर्ट नोट्स, स्ट्रैटेजी यही है, इस समय क्लटर भरने का समय नहीं है, शॉर्ट नोट्स लो, शॉर्ट नोट्स में जहां अटको उसे डिटेल में पढ़ लो, फिर उसके बाद उस पर ढेर सारे क्वेश्चंस कर लो, बट हर क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। जैसे अभी मैंने शेक्सपियर वाला, अभी मैंने एक सेशन स्टूडेंट्स के साथ क्वेश्चंस कर लिया, मैंने उनसे कोट्स पूछे, क्या आंसर्स आ रहे थे, सी 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 बी बी बी, बट जब मैंने पूछा व्हाट इज द मीनिंग, अगर थोड़ा सा घुमा के पूछ ले तो आई एक्सप्लेन्ड ईच एंड एवरी कोट टू देम। द प्राइस ऑफ माई बैच इज वेरी लो बट द क्वालिटी इजंट, क्योंकि व्यक्ति बात ये है ना कि हाथी कितना भी पतला हो जाए चूहा नहीं हो सकता है ना, इसीलिए हाथी के प्राइस कितने ही कम हो जा रहेगा, हाथी हाथी, ठीक है जी। तो इसीलिए चलिए अब विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में बताते हैं। तो मैंने यहाँ से शॉर्ट नोट्स में लिया है, तो विलियम वर्ड्सवर्थ आज शॉर्ट नोट्स में इनके जो फैमिली लाइफ एंड ऑल है उसके बारे में थोड़ा सा पोएम्स वगैरह हुआ। देखो सबको आपको पता है, पहले फैमिली एंड अर्ली लाइफ, इसको इस तरीके से लेते हैं। कब पैदा हुआ? 1770, कॉकामाउथ कम्बरलैंड, फादर अटॉर्नी एट लॉ जॉन वर्ड्स, मदर एन कुक्स। 5 बच्चों में सेकंड नंबर के थे, बेटों में 5 बच्चों में सेकंड नंबर के थे और बेटे पहले थे। हिज मदर डाइड जब वो 8 साल के थे, तो उनकी मदर की डेथ हो गई। फिर अपने अंकल्स के द्वारा ही वाज सेंट, मतलब जब ही वाज एन ऑर्फन,
और हॉक्शेट ग्रामर स्कूल में वो पढ़ने के लिए गए। सेंट जॉन्स कॉलेज कैम्ब्रिज में 1787 में उन्होंने एडमिशन लिया। हालांकि वो कैम्ब्रिज में पढ़ रहे थे मगर फॉर्मल स्टडीज के लिए ही वॉज नॉट एट ऑल वेरी सीरियस। अब पर्सनैलिटी एंड इन्फ्लुएंस देखते हैं। भाई बहुत स्ट्रॉन्ग टेम्पर्ड और मूडी व्यक्ति थे। अब एक उनके टीचर थे विलियम टेलर, जिनसे प्रभावित होकर ही स्टार्टेड राइटिंग पोइट्री। बट एज यू ऑल नो देयर इज नॉट मच मनी इन दिस प्रोफेशन, बट ही वांटेड टू, मतलब वो ये लिखना चाहते थे। उसके बाद अब एक ये चीज है, आप इस पॉइंट को केवल यूं ही पढ़ सकते हैं, मगर मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगी। ये जो नाम दिया हुआ है माइकल ब्यूपॉय, ये कौन थे? चलो ये इसकी भी कोई जरूरत नहीं। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने माइकल ब्यूपॉय को कौन से वर्क में स्थान दिया है, तो क्या बताओगे? और अगर मैं आपको इस चीज के बारे में, मैं क्या करती हूं कि मैं पॉइंट्स लेती हूं और पॉइंट्स जो हैं उनको डिस्कस करती हूं। तो चलिए मैं आप लोगों को ये वाली बात जरूर बताना चाहूंगी, और इससे जो है इससे आपको भी समझने में आसानी मिलेगी। देखो, सबसे पहले ओके, ये जो है इनका नाम है मिशेल, माइकल नहीं है, दैट्स मिशेल बोपी और बोपुई, और मिशेल बोपुई जो है वो इनका नाम है। अब मुझे क्या देखना था, मैं वो बता रही हूँ। माइकल नहीं है ये, मिशेल फ्रेंच वो व्यक्ति थे ना, फ्रेंच व्यक्ति से जो है आप सबसे पहले देखिए, मिशेल दी बोपी, मिशेल दी बोपी। तो ये मैं इसका प्रोनाउंसिएशन, क्योंकि फ्रेंच प्रोनाउंसिएशन, मिशेल दी बोपी जो हैं ये थे। एक्चुअली ये एक फ्रेंच एरिस्टोक्रेटिक आर्मी कैप्टन थे, और ये जो है ना वर्ड्सवर्थ के बहुत अच्छे जो हैं वो मेंटोर और फ्रेंड थे। हालांकि ही वॉज एन एरिस्टोक्रेट, लेकिन वो एक रिपब्लिकन थे, और वर्ड्सवर्थ इनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। ही वॉज अ फ्रेंच कैप्टन, आर्मी कैप्टन, और ही बिलोंग टू एन एरिस्टोक्रेटिक फैमिली, बट ही वॉज अ रिपब्लिकन। वो एक रिपब्लिकन थे और वर्ड्सवर्थ के मेंटोर और वो फ्रेंड थे। और वो ना मतलब वो दबे कुचले लोगों के लिए, ये जो मिशेल बोपी थे ये बहुत दबे कुचले लोगों के लिए बहुत काम करते थे। तो वर्ड्सवर्थ इनसे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए। ये फ्रेंच थे, ये वर्ड्सवर्थ इनसे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए, और वर्ड्सवर्थ की इनसे मुलाकात हुई थी फ्रांस में 1792 में। ये अब जरा देख लो, पहली बात कौन थे ये फ्रेंच व्यक्ति थे, और ये जो हैं वर्ड्सवर्थ के मेंटोर एंड फ्रेंड थे। वर्ड्सवर्थ की इनसे मुलाकात हुई थी 1792 में फ्रांस में ही, ब्लॉइस में। और ये जो है वर्ड्सवर्थ, ये ही वाज एन he belonged to an aristocratic family, but he was a republican. He used to work a lot for the poor and the oppressed, और वर्ड्सवर्थ इनसे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे। ठीक है जी। तो वर्ड्सवर्थ के जो पॉलिटिकल विचार थे वो इनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, एंड ही जो रोमांटिसिज्म का आइडिया है कहीं ना कहीं उसको शेप देने में माइकल बोपी का बहुत बड़ा योगदान था वर्ड्सवर्थ के ऊपर। तो वर्ड्सवर्थ ने क्योंकि वर्ड्सवर्थ ने जो ये प्रैक्टिकल, ये जो कॉमन मैन का जो कॉन्सेप्ट लिया है ना, ये कॉमन मैन का कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं उन्होंने माइकल बोपी से लिया था, कि बीइंग डिस्पाइट बीइंग एन एरिस्टोक्रेट, कैसे वो एक दबे कुचले वर्क के लिए भी काम कर रहे हैं। तो वर्ड्सवर्थ ने माइकल बोपी को इमोटलाइज करा, किसमें? प्रिल्यूड की बुक 9 में। प्रिल्यूड की जो बुक 9th है उसमें इन्होंने इनको इमोटलाइज करा, और
जो इसमें जो है उन्होंने कहा गाइडिंग स्पिरिट ऑफ वर्च्यू एंड ट्रू पैट्रियट। तो इससे ये एक लाइन से आपको मैंने बताया कौन थे। केवल इतना पढ़ने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि क्या है, आप ये बताइए कि माइकल बोपी जो है वो उनकी कौन सी वर्क में आप जो है उन्होंने देखने को मिलते हैं, किस वर्क के थ्रू उन्होंने उन्हें इमोटलाइज करा है, दैट इज प्रिल्यूड की बुक 9th। आई होप। और चूंकि अब आप खुद सोचिए कि एक फ्रेंच माइकल बोपी की से वो ना केवल जो है गॉडविन की पॉलिटिकल जस्टिस से प्रभावित थे, वो माइकल बोपी से भी बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। और उन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन के जो आइडियल्स थे, यानी कि इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी, वो बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। उनके ऊपर उनके मेंटोर माइकल बोपी का भी बहुत बड़ा जो है उनका प्रभाव था। फिर उसके बाद अब एक जरा ये देखो, ठीक है, अब ये जो ये टर्म आ रहा है ये आप लोगों ने पढ़ा जरूर होगा, लेकिन ये सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ लिया होगा ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, देखिए, ये उन्होंने एक एक जो ग्रुप ज्वाइन किया था, जिरोंडिस्ट। ठीक है, तो जिरोंडिस्ट जो है ये एक ग्रुप ऑफ मॉडरेट फ्रेंच रिपब्लिकन्स थे। मॉडरेट फ्रेंच रिपब्लिकन पॉलिटिशियंस थे फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान, और उन्होंने अपना नाम रखा था जिरोंड, जिरोंड डिपार्टमेंट के नाम पे रखा था। अभी क्या था, थोड़ा सा इसके बारे में एक बार देख लेते हैं। देखिए, जब फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई थी, तो और उसमें भी जब फ्रेंच रेवोल्यूशन अपने उसमें ही था, मतलब अर्ली फेज में ही था, 1791-92 के अराउंड। तो जो है वो जो है ना फ्रेंच रेवोल्यूशन के बहुत आर्डेंट सपोर्टर थे विलियम वर्ड्सवर्थ। तो उन्होंने जो है ना उठना बैठना शुरू कर दिया था जिरोंडिस्ट के साथ, जो कि मॉडरेट फ्रेंच रिपब्लिकन्स थे। और एक्चुअली क्या थे कि ये ना ये लोग जो थे ये बेसिकली इनके ऊपर भी जो प्रभाव था वो माइकल मिशेल बोपी का ही जो है वो इन पे प्रभाव था। ठीक है जी। अब पहले तो रिपब्लिकन थे, ही वांटेड टू वर्क फॉर द पुअर एंड द ऑप्रेस्ड। बाद में क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, होता यही है ना, बट होता यही है कि समयानुसार इंसान को बदलना पड़ता है, यही समय की मांग है। और यही हुआ कि लेटर ही बिकेम कंजर्वेटिव, और इसीलिए ही उनको उनके जो और जो साथी सेकंड जनरेशन रोमांटिक्स थे उन वो पसंद नहीं करते थे। विक्टोरियन एज में ऐसा नहीं है कि सभी लोग पसंद करते थे, लेकिन हाँ, जैसे जब उन्होंने व्हेन ही बिकेम कंजर्वेटिव एंड ही एसोसिएटेड विद द टोरी ग्रुप। अब टोरी ग्रुप से क्या होता है आप ये पढ़ लो। एक्चुअली क्या है भाई, दो जो है पॉलिटिकल ग्रुप्स थे, विग्स एंड टोरीज। विग्स रिपब्लिक के लिए विग्स, जो एक जिसे कहना चाहिए विग जो थे, जो नए नए रिच बने हुए थे, जो मर्चेंट क्लास थी, वो उनको फेवर करते थे। और जो टोरीज थे वो कंजर्वेटिव थे, वो राजा को सपोर्ट करते थे। तो जो ये टोरी ग्रुप को उन्होंने कंजर्वेटिव हो गया, टोरी ग्रुप को उन्होंने ज्वाइन कर लिया। विलियम गॉडविन, शैले के ससुर जी, विलियम गॉडविन की पॉलिटिकल जस्टिस से नॉट ओनली मिशेल बोपुई, बट ही वॉज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय विलियम गॉडविन्स पॉलिटिकल जस्टिस। चलो पर्सनल लाइफ भी डिस्कस कर ही लेते हैं। लेक पोएट कहलाते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ। तो लेक पोएट, लेक के पास ही उन जहां वो रहते थे वहीं उनकी मुलाकात मैरी एस्वेट से हुई, मगर वो अफेयर बहुत कम समय का था। जब वो फ्रांस गए, ही वॉज अ यंग पर्सन, तो एक उनकी मुलाकात हुई एनेट वेलन से, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा क्रांतिकारी महिला थी। और वर्ड्सवर्थ जो है वो उसे प्यार करने लगे। वर्ड्सवर्थ फ्रेंच रेवोल्यूशन से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे। ही वॉज अबाउट टू गेट मैरिड टू एनेट, बट कुछ ऐसा हुआ कि उन्हें इंग्लैंड वापस आना पड़ा। वो शादी ना कर पाए, मगर एनेट जो है उन्होंने वर्ड्सवर्थ की बेटी को जन्म दिया जिसका नाम था एन कैरलीन। हाँ, वर्ड्सवर्थ ने शादी करी मैरी हचिंसन से, जिन्हें उन्होंने फैंटम ऑफ डिलाइट भी कहा है। 1802 में शादी करी। फ्रेंच रेवोल्यूशन फेज, पहले फ्रांस गए 1790 एंड 91 में।
रेवोल्यूशन को उन्होंने सपोर्ट करा जब लुई 16 को गद्दी से हटा दिया गया और नेपोलियन जो है वो गद्दी पर बैठा, और फिर वही चीज हुई, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, तो उनका जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन पे से विश्वास हट गया और धीरे धीरे उनका फ्रेंच रेवोल्यूशन पे से विश्वास खत्म हो गया, क्योंकि वो कहते हैं ना कि यू आर विद योर फॉलोअर्स till you get that power. The day you get that power, your followers, you start treating your followers like your slaves. और मेजर लिटरेरी कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में अगर हम बात करें तो लिरिकल बैलेट्स जो 1798 में आया था, इट वाज अ डायरेक्ट जो है ये ऑपोजिशन अगेंस्ट द नियो क्लासिकल रूल्स. नियो क्लासिकल जो राइटर्स थे, दे फॉलोड रूल्स एंड रेगुलेशन वॉट एवर मे बी द कंटेंट, बट द फॉर्म ऑफ राइटिंग मस्ट बी अप टू द मार्क. और ये उन्होंने कॉलरिज के साथ पब्लिश किया था, बट ये एनोनिमसली पब्लिश हुआ था. When it came in 1798 तो ये एनोनिमसली पब्लिश हुआ था. और जब उन्होंने प्रीफेस लिखा था इसका 1800 में, तो उन्होंने बताया था कि हमने ये क्यों लिखा है, ये एक एक्सपेरिमेंट है. 19 पोएम वर्ड्सवर्थ की थी, 4 कॉलरिज की थी. 1798 को वाटरशेड मोमेंट कहा जाता है रोमांटिक मूवमेंट का. 1800 की एडिशन में प्रीफेस ऐड हुआ था और उस प्रीफेस में उन्होंने ये बताया था कि दीज आर एक्सपेरिमेंटल पोएम, व्हाई वी हैव कंपोज दीज पोएम्स, कि भाई जहाँ हो सकता है बहुत सारे लोगों को ये पोएम्स पसंद ना आए क्योंकि ये नियो क्लासिकल एज के अकॉर्डिंग नहीं है. 1802 एडिशन जब आया तो उसमें अपेंडिक्स पोएटिक डिक्शन पे जुड़ा था एंड 1805 एडिशन फॉलोड. तो 1798 जो है वो स्टार्ट ऑफ रोमांटिक एज कहा जाता है. उनकी बहुत ही फेमस डेफिनेशन है, पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग. इट टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी. ये उनकी बहुत ही फेमस है. और एक और है, पोइट्री इज द ब्रेथ एंड फाइनल स्पिरिट ऑफ ऑल नॉलेज. की हर नॉलेज की जो ब्रेथ है ना, वो क्या है, पोइट्री. और ये देखिए, ये फिर वही चीज आ गई. भैया वर्ड्सवर्थ ने ये कहा था, मुझे बिल्कुल भी नियो क्लासिकल एज के अकॉर्डिंग नहीं लिखना. वो बहुत आर्टिफिशियल है, बहुत फ्लावरी लैंग्वेज है, एंड यू नो इट वेरी वेल. इफ इट इज नॉट योर स्टाइल, इफ यू आर नॉट वेल वर्स्ड इन दैट, तो क्या करो यार, दूसरों को मनवा दो ना कि जो तुम कर रहे हो वो ठीक है. If you are unable to do something, then let others believe that whatever you are doing, that is the right thing. तो उन्होंने पहले कोशिश करी उन्होंने लिखने की, बट ना हो पाया ना. फिर क्या करा, फिर उन्होंने जो है कहा कि भाई ये जो चीज है, भाई उन्होंने आर्टिफिशियल डेकोरेटिव लैंग्वेज को उन्होंने रिजेक्ट करा. वर्ड्सवर्थ ने अपने जो डेब्यू करा था, वर्ड्सवर्थ ने अपना जो डेब्यू करा था वो 1787 में करा था. डेब्यू जो है वो 1787 में करा था. लिखना जो शुरू कर दिया था 1787 में करा था. एक सोनेट उन्होंने पब्लिश किया था, सोनेट ऑन सीइंग मिस हेलेन मरिया. सोनेट ऑन सीइंग मिस हेलेन मरिया विलियम्स वीप एट अ टेल ऑफ डिस्ट्रेस. ये सोनेट उन्होंने लिखा था, मतलब उससे उन्होंने शुरुआत करी थी. यूरोपियन मैगजीन में उनका एक सोनेट जो है वो पब्लिश हुआ था. बाकी तो चीजें जो है फिर उसके बाद चलती रही हैं. एक बहुत फेमस लाइन भी आती है उनके बारे में, कॉलरिज ने कहा है, एन एवर एंड्यूरिंग मैन. एन एवर एंड्यूरिंग मैन, और कंफ्यूज भी हो जाते हैं. वर्ड्सवर्थ इज एन एवर एंड्यूरिंग मैन, ये एस.टी. कॉलरिज ने वर्ड्सवर्थ के बारे में कहा है. चलो आगे बढ़ते हैं. वर्ड्सवर्थ ने अपनी पोएम्स में रूरल लाइफ, कॉमन मैन को प्रोजेक्ट करा है. वर्ड्सवर्थ एक बहुत, उनका एक बहुत ही ज़्यादा, जिसे कहना चाहिए एक बहुत रेवोल्यूशनरी उनका एक आइडिया था कि वांटेड टू राइट एन एपिक. और अगर वो लिखा जाता, कंप्लीट हो जाता, तो शायद वो
पैराडाइज लॉस्ट को भी सरपास कर देता, एंड दैट वाज रेक्लूज। ये एक फिलोसॉफिकल पोएम थी जो उन्होंने सोचा था कि मैं ऐसे 3 पार्ट्स में लिखूंगा। पहला पार्ट प्रिल्यूड होगा जो कंप्लीट हो भी गया, दूसरा पार्ट एक्सकर्शन, और थर्ड पार्ट जो कभी कंप्लीट ही नहीं हुआ, रेक्लूज रहेगा, बट दैट कुड नेवर गेट कंप्लीटेड। अगर हम प्रिल्यूड की बात करते हैं तो 1798-99 में स्टार्ट हुई 2 किताबों में। 1805 में 13 किताबों में फिनिश हो भी गई थी, और पोएम टू कॉलरेज जिन्होंने नाम रखा था। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद उनकी वाइफ ने इसे पब्लिश करा था। ऑटोबायोग्राफिकल एपिक है, लिरिकल बिल्डिंग स्लोमन कहा जाता है। बिल्डिंग स्लोमन मतलब जो फॉर्मेटिव ईयर्स की जो वर्क होता है, और ये ग्रोथ ऑफ अ पोएट्स माइंड है। बाकी की चीज़ें मैं आप लोगों को करवाऊंगी कल, और अभी बस इसको जो है वो अब ऐसे ही राइटर बाय राइटर जो है वो चीज़ें करते हुए विद क्वेश्चंस आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। वो जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करते रहिए, और यही लास्ट आवर प्रिपरेशन है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।